Hi friends, in this video we'll study chapter number 1 Rise of British Rule in India class 9 SS GSEB टेक्स्ट बुक। दोस्तों इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सोशल साइंस की 9वीं कक्षा का पहला पार्ट है ये। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस पार्ट को मैं पूरे हिस्ट्री की तरह एक स्टोरी की तरह आपको समझाऊंगा। पार्ट के अंत पर आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा इस चैप्टर के बारे में। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। पार्ट का नाम सुनकर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि ये ब्रिटिशर्स के बारे में है, कैसे वो इंडिया में आए, किस बहाने से आए, कैसे कैसे उन्होंने अपने पैर फैलाए। लुकिंग एट द चैप्टर्स नेम यू माइट हैव गॉट एन आइडिया what is the chapter about, how Britishers entered India and with the excuse of trade how they spread their British rule in the whole country। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। Rise of British rule in India. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance। तो आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो हमको पुश्तैनी चीज़ें जो मिली हैं, हमारे पूर्वज जो हमको देखे गए हैं, उसकी वजह से भारत की स्थिति, भारत का पोजीशन पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल पे था जिसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता था। ये काफ़ी साल पहले की बात है और जैसे हम कह सकते हैं हमको विरासत में ये चीज़ तो तकरीबन जब से हम बोले 4-5 हज़ार साल पहले, अगर जब हमारा भारत देश की शुरुआत हुई थी, हस्तिनापुर की बात करें, हमारे गीता में जैसे कहा गया, उस टाइम से अगर बात करें तो वी वर अ रिच कंट्री, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सब चीज़ हमको विरासत में मिली है। Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. तो भारत के अर्थतंत्र भारत का इतना स्ट्रांग था कि उसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया की वर्ल्ड फेमस थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, खास जैसे मसलिन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, इंडिगो, नील जो होती है, नील का पौधा लगता है उसमें से नील बनती है। तो ये सारी चीज़ की यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड थी। उस डिमांड की वजह से लोग यहाँ उसको ख़रीदने आया करते थे। गरम मसालों का भी बहुत डिमांड था। गरम मसाले का मतलब है स्पाइसेस। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट एंड एट द सेंटर ऑफ दीज रूट्स वर इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड टर्की। तो इंडिया में जो व्यवहार होने का, जो सामान आने जाने का जो रूट था, वो दरिया के रास्ते से होने का या लैंड रूट से होने का, और इसके सेंटर में कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल था, टर्की में जो आज है। After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans। तो यूरोपियंस के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल से जाता हुआ रास्ता 1453 में, तो वहाँ टर्किश मुस्लिम्स का दबदबा बहुत बढ़ गया था, उन्होंने पूरा कॉन्क्वेस्ट कर दिया था, तो यूरोपियंस का आना जाना वहाँ से बंद हो गया था। Since they could not do without spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route, so an era of geographical discoveries began। तो उनको गरम मसाले के बगैर चलता नहीं था, तो उनको मजबूर हो गए, वो अपने आप में मजबूर हो गए थे एक नया सी रूट ढूंढने के लिए। तो नया सी रूट डिस्कवर करने की जुम्बेश जोग्राफिकल लोकेशंस की एक चालू हो गई थी कि अब किस तरह से जोग्राफिकल लोकेशंस को पार करके एक अच्छा सा सी रूट ढूंढे इंडिया के लिए। With the inspiration, encouragement and economic help from Portuguese King Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route। Many great men tried to discover sea route to India, namely Bartolino Diaz, who discovered the Cape of Good Hope। तो आर्थिक रीत से और मेंटली और इनकरेजमेंट मिलने के बाद, प्रिंस हेनरी से इनकरेज मिलने के बाद काफ़ी लोगों ने नया सी रूट ढूंढने का चालू किया। बार्थोलोम्यू डियाज उसी में से एक ब्रेव और साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप का भी डिस्कवर किया था। वो अफ्रीकन कंट्री में नीचे के कॉर्नर पे है, वहाँ उस रूट को भी उन्होंने डिस्कवर करने में काफ़ी हेल्प की थी। With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route in 1492, which again came to a stop at an island, presently known as West situated in the Atlantic Ocean. Columbus, who had believed throughout his life
that he had discovered a new sea route to India had actually discovered a new island. स्पेन के राजा जिनका नाम हमने सुना है क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद से एक नया सी रूट ढूंढने का समय चालू हुआ 1492 में। जब वो एक आइलैंड पे पहुंचे तो उनको लगा इंडिया आ गया है, लेकिन एक्चुअली वो वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स में पहुंच गए थे एटलांटिक ओशन में। तो उनको अपने आप पे विश्वास था कि वो एक अच्छा सा सी रूट इंडिया के लिए ढूंढ पाएंगे, लेकिन वो तभी नहीं हुआ था। Since this classification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया वो अमेरिकी वेस्पुकी के द्वारा किया गया, तो इस नए लैंड का नाम अमेरिका उनके नाम पर आधारित रखा गया। The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. When he reached Calicut in the western coast of India, with the help of Indian sailors, he was welcomed by the king Zumarin and was allowed to carry out business here. तो पोर्चुगीज सेलर जो था, एक नावी था जिसका नाम वास्को डी गामा है, हमने उसका नाम पहले भी सुना रहेगा। तो 1498 में उसने इंडिया के लिए सी रूट की खोज कर दी थी। पश्चिमी भारत में कैलिकट में जब उनकी एंट्री हुई तो उनका स्वागत वहाँ के राजा किंग जोमरियन ने की और उन्होंने उनको वहाँ बिजनेस करना भी अलाउड किया था। Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for other Europeans to come to India. तो इस क्षण का, इस ऐतिहासिक क्षण का पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध नाम हुआ, क्योंकि इसके बाद ही यूरोपियंस को भारत आने का नया रास्ता मिला काफ़ी सालों बाद। Arrival of Europeans to India, arrival of British and establishment of trade centers। तो इस भाग में हम यूरोपियंस का आगमन भारत में पढ़ेंगे और ब्रिटिशर्स ने ट्रेड सेंटर्स कैसे यहाँ पे स्थापित की उसके बारे में देखेंगे। The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, कोचिन, मलाको एक्सेट्रा। तो पोर्चुगीज़ वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो भारत में पहुँचे और 100 साल के अंदर ही उन्होंने यहाँ अपना दबदबा, अपना कंट्रोल कुछ टेरिटरीज़ पे कर लिया था। ये टेरिटरीज़ उनके अंदर आ गई थी, जैसे दीव, दमन, गोवा, कोचिन और मलाका। Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland, the Danish from Denmark arrived in India for trade. The English trade established the East India Company to carry out trade with India. बाकी यूरोपियंस ने देखा कि जैसे पोर्चुगीज़ ने अपना ट्रेड अच्छे से चालू किया था, तो डच हॉलैंड से आ गए थे, डेनमार्क से डेनिश पीपल भी आ गए थे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, और इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी स्थापना यहाँ हो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंग्लिश पीपल के द्वारा। तो यहाँ ये चैप्टर धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो थोड़ा और ध्यान देना। In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in सूरत। तो वहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 की साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड और बिजनेस करने का परमिशन दिया था। ये परमिशन उस महारानी ने यूरोपियन ईस्टर्न कंट्रीज़ को करने के लिए दिया। तो उसके बाद वहाँ से पहला जहाज़ कैप्टन विलियम हॉकिंस की निगरानी में सूरत पहुँचा था। But due to dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But finally, the East India Company got the permission from the Mughal Emperor. तो सूरत में उस वक्त पोर्चुगीज़ का कंट्रोल था, दबदबा था, उनके साथ थोड़ी सी टसल हुई, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन एंड में मुग़ल एम्परर ने उनको परमिशन दे दी कि ठीक है आप वहाँ से बिज़नेस कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत वहाँ से सूरत से ट्रेडिंग का शुरू हो गया था। Jahangir and thus the British East India Company established its first center, Kothi, in Surat in 1613. Initially, the company established its centers in Surat, Bharuch and Ahmedabad. तो जहांगीर जो मुग़ल राजा था उनकी मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका फर्स्ट सेंटर कोठी सूरत में 1613 AD में शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने सेंटर्स सूरत, भरूच और अहमदाबाद में भी किए। सूरत में अगर आप जाओगे तो वहाँ सूरत फोर्ट है जो ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर था। इसके पुराने और अभी के पिक्स मैंने आपके लिए लगाए हैं। बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन द रीजन, द कंपनी सेंस्ड डेंजर टू इट्स एग्जिस्टेंस एंड मूव टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शंस, वेयर दे सेट अप देयर सेंटर्स इन मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज, चेन्नई, फोर्ट विलियम्स, कोलकाता, मुंबई बिकेन द हेडक्वार्टर्स इन 1687।
इन सेंटर्स में मराठास का कंट्रोल ज़्यादा था और तो कंपनी को लगा कि यहाँ बिज़नेस करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में अपने सेंटर्स खड़े कर दिए, आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में और कोलकाता में। मुंबई में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स 1687 AD में किए थे। The French East India Company arrived in India for trade in 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahi, Karakalai, Pondicherry, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा। तो उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई। 1668 में उन्होंने अपने सेंटर स्टार्ट किए माही में, कराईकलाई में, पौंडीचेरी में, चंद्रनगर में और मछलीपट्टनम में। In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. So 18वीं सदी में फ्रेंच और इंग्लिश पीपल पूरे विश्व में अपने कॉन्करिंग का काम, अपने सेंटर्स एस्टेब्लिश करने का काम बहुत जोरों शोरों में उन्होंने चालू रखा था। Between 1746 to 1763, there were three Karnataka wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of British East India Company. तो 1746 और 1763 के बीच में तीन वॉर्स, कर्नाटका वॉर्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, जो तीनों भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। उसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बिजनेस यहाँ व्यापक करना, स्थापक करना बहुत ईजी हो गया था। Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade centers in Chandranagar, Mahe, Karaichkal and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to leave forever. इन कर्नाटका वॉर के बाद पोर्चुगीज़ के पास दीव, दमन और गोवा बच गया था, फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी बच गया था और डच तो हमेशा के लिए छोड़कर चले ही गए। Battle of Plassey. Siraj-ud-Dowlah was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents in his state. तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आगे हम जानते हैं कि सिराजुद्दौला बंगाल पे कंट्रोल करते थे, वहाँ उनका राज्य था। उनका बहुत इम्पल्सिव नेचर था, तुरंत ही किसी डिसीजन पे फटाक से डिसीजन लेके उस पर एक्शन पे डालते थे। उसकी वजह से उनके वहाँ ओपोनेंट्स भी बहुत थे, उनका विरोध करने वाले भी वहाँ बहुत थे। During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons without taking the permission of the Nawab. But Nawab Siraj-ud-Dowlah destroyed the fortress. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता के आजू बाजू में अपने पैर फैलाना चालू किए, ये बोल के कि ये हमारे ट्रेड सेंटर्स है और हम आपको इसके साथ आपको सिक्योरिटी भी देंगे ना। ये सिक्योरिटी देने के लिए वो तैयार थे, लेकिन इसके लिए नवाब ने परमिशन तो दिया नहीं था। तो सिराजुद्दौला जो वहाँ के नवाब थे, उन्होंने ये सारे फोर्ट्रेस, जितने भी छोटे छोटे सेंटर्स थे, सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पर ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश सोल्जर्स को वहाँ खड़ा रखा था, वो सारे सिराजुद्दौला ने डिस्ट्रॉय कर दिए। When this news reached Madras, Chennai, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. तो जब ये समाचार मिले कि सिराजुद्दौला ने वहाँ के सेंटर्स को ख़त्म कर दिया है, रॉबर्ट क्लाइव की एक छोटी सी टुकड़ी कोलकाता पहुँच गई जो मद्रास में थी, इन ट्रेड सेंटर्स को हेल्प करने के लिए। In spite of the army of East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So Robert Clive resorted to treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amir Chand were coaxed to join. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि नवाब की आर्मी को हराना इजी नहीं है। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो बहुत स्ट्रांग की थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को पता चल गया कि ये सीधे सीधी लड़ाई यहाँ नहीं चलने वाली है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, छल कपट चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि नवाब के कमांडर इन चीफ, जो उनके वज़ीर कहलाते हैं, मीर जफ़र और सेठ अमीर चंद को अपने साथ में ले लिया। और अपने हमारी भाषा में बोलते हैं ना, को उनको ब्रिटिशर्स ने ख़रीद लिया था और वो लड़ रहे थे नवाब के ओर से, लेकिन इनके वफ़ादार बन गए थे, वो ब्रिटिशर्स के वफ़ादार बन गए थे, मीर जाफ़र और सेठ अमीर चंद। ऑन द प्रीटेक्स्ट that the Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared on the ground near the village named Plassey. तो प्लासी के बाद बाजू में एक छोटा सा गांव के बाजू में फील्ड पर वॉर डिक्लेयर हो गया। क्या बोल के कि नवाब वहाँ के लोगों को बिना मतलब परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, ऐसे लोगों के मन में भड़काया गया था और ब्रिटिशर्स को भी ये कारण मिल गया था वॉर करने के लिए, वहाँ से जंग लड़ने के लिए। According to the plan, Mir Jafar lost the battle, Siraj-ud-Dowlah was defeated. Due to Robert Clive's treachery, the Battle of Plassey ended in just half a day. The company, as a result, got a freehold over 24 Parganas. Mir Jafar was named the Nawab of Bengal. तो प्लान के हिसाब से मीर जाफ़र जंग हार गया, सिराजुद्दौला हार गए।
तो रॉबर्ट क्लाइव के छल कपट के वजह से बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हो गया था आधे ही दिन में। तो इसी के आधार पर क्या हुआ, कंपनी को एक फ्री में 24 परांगन वहाँ मिल गए और वहाँ मीर जाफ़र को फिर वहाँ बंगाल का नवाब भी बना दिया था। Thus, the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. So, Battle of Plassey जो हुई 1757 में, उसके बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल की स्थापना भारत में हुई। बैटल ऑफ प्लासी के हारने के बाद कंपनी का रूल यहाँ स्थापना हो शुरुआत हो गया। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 से में हुई थी। 38 किलोमीटर मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है ये जगह, जिसका नाम प्लासी है। Battle of Buxar. The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. तो बैटल ऑफ बक्सर की शुरुआत यहाँ से इस पैराग्राफ से होती है। ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था बंगाल का और दूसरे अलग अलग कारणों की वजह से उससे बहुत सारा पैसे उसे ऐंठने थे। Due to greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Jafar and made Mir Qasim the new Nawab of Bengal. तो ज़्यादा लालच की उत्साह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को वहाँ से नवाब के पद से निकाल दिया और मीर कासिम को उसकी जगह पे रख दिया। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफ़र एंड दस बिकेम अ थ्रेट टू दी कंपनी। तो मीर कासिम की आशाएं बहुत ऊंची थी, बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था, तो वो लेकिन खतरा बन गया ब्रिटिश कंपनी के लिए। Mir Qasim was removed and Mir Jafar was again made the Nawab. Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. तो यहाँ ब्रिटिश कंपनी को डर लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को नवाब के पद से निकाल दिया, मीर जाफ़र को वापस रख दिया। अब इसी वक्त मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब के अंदर उसने शरणागति स्वीकारी। During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. So all the three of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declared a war. तो इसी वक्त अवध में मुग़ल राजा शाह आलम भी आए हुए थे, तो तीनों ने हाथ जोड़ लिया और तय कर लिया कि हम कंपनी के अगेंस्ट वॉर करेंगे। At Buxar, the East India Company fought against the United Army 22 October 1764, in which the United Army lost. तो बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों के सामने, यूनाइटेड आर्मी के सामने जंग की 22 अक्टूबर 1764 में, लेकिन यहाँ यूनाइटेड आर्मी हार गई। दस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, कहाँ से, बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से, क्योंकि तीनों के नवाब अभी यहाँ बैटल ऑफ बक्सर में हार चुके थे। Expansion of the company rule. The English government passed a regulatory act in 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल मतलब अपने नए नीति नियम कैसे स्थापित करने चालू किया। तो 1773 में ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि बंगाल में अपना सेंटर बना दिया और वहाँ के जो जनरल थे वो गवर्नर जनरल बन गए और सारे ट्रेड और पॉलिसीज रिलेटेड जितने भी डिसीजंस थे वो सारे उन्होंने अपने अंडर कर लिए थे, अपने डायरेक्ट कंट्रोल में कर दिए थे। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल्स वो बॉर्ड अंडर हिम। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर और उसके काउंसिल्स भी उनके अंदर ही डायरेक्टली ला दिए गए थे। Thus, Warren Hastings became the first Governor General of India. तो वॉरेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया बनने का मौका मिला। During his tenure, the first Maratha War and the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. तो उन्हीं के शासन के दरमियान पहला मराठा युद्ध और मैसूर का युद्ध भी हैदर अली के साथ हुआ था। वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी तकलीफें बढ़ने लगी। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज द गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल की पदवी संभाली। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो कॉर्नवालिस के शासन के दरमियान ही मैसूर का तीसरा युद्ध लड़ा गया टीपू सुल्तान के साथ, जिसको मैसूर के टाइगर भी कहा जाता था। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट टीपू सुल्तान। तो कंपनी को मराठा और निज़ाम के साथ मिलकर ये युद्ध लड़ना पड़ा टीपू सुल्तान को से जीतने के लिए। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेज एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। तो टीपू इन तीनों की मिली हुई वॉर जो सेना थी उसके साथ में तो जीत नहीं सके, तो उनको वो ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी। After Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General.
Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and the Marathas became stronger. So the Governor General Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. तो कॉर्नवालिस की जो पॉलिसीज़ थी वो उतनी अच्छी नहीं चली. उसके बाद सर जॉन शेयर आए. उनकी पॉलिसीज़ भी ज़्यादा रिजिड थी, सख्त थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फेम डिक्लाइन होने लग गया. उसके सामने मराठास का दबदबा बढ़ने लग गया, मराठास स्ट्रॉन्गर बनते लग गए. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सर जॉन शोर को भी निकाल के लॉर्ड वेलेस्ली को उनकी जगह पे लाए. अब ये सारी जवाबदारी, सारा दारोमदार लॉर्ड गवर्नर जनरल वेलेस्ली के शोल्डर पे था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वापस टॉप पर पहुंचा दिया जाए. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The condition of the system and the states adopted under this are as follows. तो जब वेलेस्ली पावर में आए, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बनाया. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था, उनके रूल्स क्या थे, नीचे के हिसाब से. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. The army trained by East India Company government will be provided to the state that accepts the system. The army would protect the state from internal and external attacks. सो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेंड आर्मी जो ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगा उसका प्रोटेक्शन करेगा. किससे, बाहर के लोगों से और अंदर के लोगों से. तो सभी तरह के अटैक से ये आर्मी उस सिस्टम को, उस स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी. In return, the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British. तो उसके बदले में क्या देना है, ये आर्मी का प्रोटेक्शन मिल रहा है. उसके बदले में या तो उनको आप पैसे दोगे या तो उतने ही मूल वाली कुछ जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप दोगे. थर्ड, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट. तो कंपनी के परमिशन के वजह से जिस राज्य को वो सुरक्षा मिली है, वो राज्य दूसरे पर हमला भी नहीं करेगा, वॉर भी नहीं करेगा, और उनकी ट्रीटी के बगैर कोई दूसरे स्टेट के साथ कोई और अग्रीमेंट भी नहीं करेगा. देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. उस स्टेट असेंबली में एक इंग्लिश प्रतिनिधि हमेशा हाजिर रहेगा. अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. तो उस राज्य में किसी और फॉरेनर को आप जॉब के लिए नहीं रख सकते थे. द स्टेट्स एंड रूल्स दैट एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वर निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर्स. जो राज्य और रूलर्स ने जिनको ये एक्सेप्ट किया था इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, वो कौन के, निज़ाम्स ने एक्सेप्ट किया था. मैसूर, अवध, गायकवाड़ ने, सिंधियाज ने, भोसले ने और होलकर ने, सारों ने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया था. फिर से एक बार समझ लेते हैं. सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वो एग्रीमेंट है ब्रिटिश कंपनी और उस राज्य के बीच में, जहां ब्रिटिशर्स अपने सैनिक उस राज्य को देंगे उस राज्य की प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक्स के सामने. उसके विपरीत उस ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ को वो राज्य सैलरी देगी या उतना ही थोड़ा सा एक टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा उनको दे देंगे उनके सैलरी के अनुरूप. तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान था जिन किसी स्टेट्स को या निज़ाम या रूलर्स को जिन्होंने ये सिस्टम एक्सेप्ट किया था. This system was like sweet poison. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of East India Company. तो ये एक मीठे जहर की तरह ये सिस्टम था, क्योंकि हर कोई राजा चाहता था कि उसकी प्रोटेक्शन हो. प्रोटेक्शन के बदले में वो पैसे भी गंवा रहा था और अपनी थोड़ी सी जगह भी गंवा रहा था. तो जगह गंवाते गंवाते ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापक और बड़ी होती गई. गवर्नर जनरल वेलेस्ली asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. For declining the alliance system, the company, with support from the Nizams, attacked Mysore in 1799. During this fourth Mysore war, Tipu Sultan lost his life while fighting against the British. तो ये पॉलिसी वेलेस्ली ने बोला टिपू सुल्तान को कि आप ये एक्सेप्ट कीजिए. उसने मना किया. तो फिर ब्रिटिश सरकार ने निज़ाम के साथ एक होकर 1799 में टिपू सुल्तान के साथ जंग की. उस जंग में, वो चौथी मैसूर का जंग कहलाता है, उस जंग में टिपू सुल्तान हार गए और उनकी मृत्यु भी हो गई थी. आफ्टर वेलेस्ली, हेस्टिंग्स केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल. ही वेज्ड अ वॉर विद नेपाल एंड मेड दी गुरखास ज्वाइन देम टू. सो वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आए. तो उन्होंने नेपाल पर हमला किया. नेपाल पर हमला करते वक्त उन्होंने क्या किया, गुरखास को भी अपनी टीम में ले लिया. अपनी टीम में मतलब ब्रिटिश सरकार के फौजियों के साथ उसमें उन दल को, गुरखास को इंक्लूड कर लिया. Hastings fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of
ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। फिर हेस्टिंग ने पिंडारास के साथ भी युद्ध की, उन पर भी उन्होंने काबू मिला उनको और उन पर भी कंट्रोल मिला। तीसरा वॉर मराठास के साथ हुआ, वो भी वो जीत गए और पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट अच्छी तरह से सुप्रीमेसी पे पहुंच गई, टॉच पे पहुंच गई थी। In comparison to the earlier Governor Generals, William Bentinck is known as a liberal Governor General. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the liberal imperialistic policy adopted by the previous Governor Generals could not bring about any unity. तो बाकी गवर्नर जनरल से विलियम बेंटिंक नाम का जो नया गवर्नर जनरल आया वो काफ़ी लिबरल था, छूट छाट देने वाला था। बेंटिक बिलीव दैट डिससेटिस्फैक्शन हर स्टेट में बढ़ेगी अगर आप उनको लिबरलिटी नहीं दोगे, और वो अगर नहीं रहेगा तो यूनिटी भी नहीं होगी। तो यूनिटी लाने के लिए इन्होंने एक लिबरल पॉलिसी अडेप्ट की थी। तो ही वॉज वेरी लिबरल इन इट्स डीड्स। डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। तो बेनेडिक्ट अपने पॉलिसीज़ में लिबरल थे। उसके बाद डलहौजी आए 1848 में इंडिया के गवर्नर जनरल बनकर। He was a fierce imperialistic. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. तो गवर्नर जनरल डलहौजी बहुत ही साम्राज्यवादी थे। उनके पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ने ब्रिटिश का एम्पायर को और व्यापक कर दिया था, उनकी इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज़ को और इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। तो उनकी पॉलिसीज़ ऑफ एनेक्सेशन क्या थी? एनेक्सेशन ऑफ वॉर, एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर, एनेक्सेशन ऑफ प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ डेप्थ कलेक्शन एंड एनेक्सेशन टू द एंड ऑफ नेम सेक रूल। तो डलहौजी की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी क्या बोल रही है? एनेक्सेशन बाय वॉर। तो पंजाब और पेगू पे उन्होंने हमला करके उनको अनेक्स कर लिया, अपने साथ में ले लिया। डाइंग विदाउट हायर, मतलब अगर आपके पीछे आपका कोई बच्चा लड़का आपको पदवी पर बैठने वाला नहीं है तो आपका प्रोविंस डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार को मिल जाएगा। सातारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी की रानी की लड़ाई हम जानते हैं, भागत, नागपुर, ये सारी लड़ाइयाँ एनेक्सेशन के वजह से ही, एनेक्सेशन ऑफ किंग डाइंग विदाउट हायर की वजह से सारे ब्रिटिशर्स को मिल गए। अवध की पॉलिसी मिसमैनेजमेंट की वजह से गई। निज़ाम वरड प्रोविंसेस वो डेप्थ कलेक्शन की वजह से उनका कर्जा बहुत था। कर्नाटका, तंजोरूर, नेमसेक की वजह से, नाम की वजह से चले गए। तो सारी पॉलिसीज़ डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के पास गई। तो डलहौजी का नाम बहुत ही ब्रिटिश सरकार में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, और व्यापक और बड़ा होता गया ब्रिटिश साम्राज्य। Besides being an imperialistic, Dalhousie was also a reformist. The first railway line in India between Mumbai and Thane, 1853 AD, wireless system between India and England, establishment of public works department, English education, etc. were all introduced during his tenure. तो इन्हीं के शासन के दरमियान डलहौजी ने सिर्फ इम्पीरियलिज्म इम्प्लीमेंट नहीं किया लेकिन रिफॉर्म्स भी लाए। तो मुंबई से थाने के बीच में रेलवे सिस्टम, वायरलेस सिस्टम इंडिया और भारत के बीच में बात करने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया, इंग्लिश एजुकेशन भी भारत के लिए लाए। हालांकि ये सारी चीज़ें भारत में इसलिए की गई थी ताकि इससे ब्रिटिश साम्राज्य को, इंग्लैंड को और ब्रिटिश को फ़ायदा हो, और इससे कम फ़ायदे इंडिया को हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि रेलवेज़ बनाई गई थी ताकि माल, भारत का माल पोर्ट तक लेके जाए थाना से, और जल्दी वहाँ से पोर्ट से इंग्लैंड भेजा जाए। इंग्लिश एजुकेशन इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि यहाँ से उनको अच्छे क्लर्क्स और सस्ते दाम पर लेबरर्स, पढ़े लिखे लेबरर्स मिले जो उनका काम करे, ऑफिशियल वर्क करे। तो ये सारी पॉलिसीज़ या सारे सिस्टम रिफॉर्म्स भी जितने थे सब ब्रिटिशर्स को फ़ायदा कारक हो उसी संदर्भ से बनाए गए थे। However, he passed the laws to ban child marriage and advocate widow remarriage. इसके बावजूद भी उन्होंने चाइल्ड मैरिज को पाबंदी लगाई और विधवाओं को फिर से मैरिज करने के लिए भी लॉज बनाए। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस उन्हें किए थे। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. So 100 साल, बैटल ऑफ प्लासी के 100 साल के बाद ब्रिटिश रूल और उसका साम्राज्य पूरी तरह से व्यापक और एक्सपैंड हो चुका था भारत में। But in this process, they had to face the dissatisfaction from the Indian states, and with this manifested in the form of first struggle for independence in 1857. तो यहाँ तक 100 साल पहुँचते उनको बहुत ही तकलीफ सहनी पड़ी थी, डिससेटिस्फैक्शन भी आया था इंडियन स्टेट से, और इसी डिससेटिस्फैक्शन को लेकर 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई भी हुई। 1857 की पहली लड़ाई हम जानते हैं, जो मंगल पांडे ने जुम्बेश किया था, वो जो गन की गोली को मुंह में रखकर जहाँ गोली चलानी पड़ती थी, उस गन में चर्बी, सूअर की चर्बी मिक्स की थी जो हिंदुओं के विरुद्ध था, ब्राह्मणों के विरुद्ध था।
तो यहाँ से पहला इंडिपेंडेंस लड़ाई चालू हो गई थी 1857 में। Economic impact of the company. When we evaluated the 100 years of the company rule in India, we realized that India, which had an enviable position in the world in the previous century, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factory. तो अगर 100 साल का हम हिसाब किताब देखते हैं कि भारत कहाँ था, तो जिस पोजीशन पे भारत टॉच पे था, जहाँ लोग को उनसे जेलसी होने की, उस पोजीशन, ईर्ष्या होने की, उस पोजीशन से भारत आज एक रॉ मटेरियल बनाने वाला, रॉ मटेरियल से माल सामान बनाने वाला देश बन गया था। ये माल सामान सिर्फ इंग्लैंड के लिए था और उनके लिए प्रोड्यूस गुड्स के बनाने के लिए फैक्ट्रीज बनी थी भारत में। तो ये दो ही चीज़ में वो तब्दील हो गया था। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, sugar, jute, muslin 1708 to 1756. But after the dual power policy, the glitter of the economic perspective of Bengal faded. तो बंगाल भी उस वक्त कॉटन के लिए, कॉटन का कपड़ा, रॉ सिल्क, मखमल का कपड़ा, शुगर, जूट, मसलिन, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने का, लेकिन डुअल पावर पॉलिसी के बाद उसका भी दबदबा एकदम धीरे धीरे फेड हो गया, मतलब धीरे धीरे धुंधला पड़ते गया। द ड्यूअल पावर्स पॉलिसी मतलब द्विमुखी शासन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बंगाल, वेयर बाय द पावर ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज विद द ब्रिटिश वाइल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स वेलफेयर वॉज विद द नवाब। तो ड्यूअल पावर पॉलिसी क्या थी कि टैक्स जितना भी आएगा वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा, और जितना भी शासन करना है, वेलफेयर करना है, देशों का ख्याल व्याल रखना है, वो नवाब करेंगे। मतलब खर्चा नवाब कर रहे थे और टैक्स ब्रिटिशर को जा रहा था। दस द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। तो सारी जवाबदारी नवाब के पास थी जब उसके पास पावर नहीं था, और सारे पैसे, रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पास थे और कोई जवाबदारी नहीं थी। So this was known as the subsidiary alliance system which ruined Bengal economically. So ये subsidiary alliance system था जिसने बंगाल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasants a debtor. The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. तो नाजायज़ टैक्स सिस्टम, एकदम गलत टैक्स सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए थे पीजेंट्स पे, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स पे। सो जो मैन्युफैक्चरर्स कपड़ा बना रहे थे उन पर भी बहुत सारे टैक्सेस लगते गए। They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industry, because of which it completely collapsed. तो इंडियन इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो गई। क्यों? इनके प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस इतने ख़राब थे, इतने घटिया क्वालिटी के थे कि यहाँ के इंडस्ट्रीज वाले उसको सहन ही नहीं कर पाए। The Indian artisans became poor and unemployed. The company traders forced the weavers of Bengal to sign contracts for providing defined quality of cloth in a shorter period. तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, बंगाल के जो ट्रेडर्स थे, वीवर्स थे, जो कलाकार थे, जो अच्छा कपड़ा बनाने के, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो वहाँ उनको अच्छी क्वालिटी का कपड़ा शॉर्ट पीरियड में बना के देना पड़ता था। इफ़ द वीवर्स रिफ्यूज दे वुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड और जेल। तो अगर उन्होंने मना किया तो उनको बहुत फटकार पड़ने की, चाबुक मारने की, या उनको जेल में बंद कर देने के। Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they became dependent and poor. तो ब्रिटिश कंपनी आई, उसके पहले इंडिया के गांव भी खुद आत्मनिर्भर थे, समृद्ध थे, लेकिन कंपनी आने के बाद वो बेचारे एकदम गरीब हो गए और दूसरे पर निर्भर होने लग गए। During the rule of the East India Company, the first railway between Mumbai and Thane and steamer services between India and England was started, and the development of the ports of Mumbai, Madras, that was Chennai, and Kolkata also took place. तो मुंबई और थाना के बीच में रेलवे स्टार्ट हो गई। उसके बाद मुंबई का पोर्ट, मद्रास जिसका नाम अभी चेन्नई है, और कोलकाता के पोर्ट्स भी डेवलप हुए। और वापस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ ब्रिटिशर्स के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा था। During the British administration, the spirit of freedom of speech and thought developed amongst the people due to the development of newspaper. So newspaper के वजह से लोगों को बोलने की आज़ादी, बोलने की स्पीच, स्वतंत्रता, सब कुछ मिला। ये भी उसी शासन में डेवलप हुआ। इन दिस सोसाइटी सर्टन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, राइट्स एंड रिचुअल्स वर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक सती सिस्टम, फीमेल इन्फेक्टिसाइड, चाइल्ड रीमैरिज एक्सेट्रा। तो इसी टाइम पे चाइल्ड रीमैरिज, छोटे बच्चों को मार डालना, सती सिस्टम, ये सारा चीज़ उस वक्त समाज में चलता था। राजा राम मोहन राय
Durgaram Mehta, Behramji Malbari, etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers. तो ब्रिटिशर्स के हेल्प से हम जानते हैं कि राजा राममोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, behramji मलबारी इन्होंने अच्छे लॉज पास कर दिए जो भारत के नागरिक के लिए बेटर थे। इनके बारे में हमने शायद 9th या 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर्स में पढ़ा है, जो इंडिविजुअल्स ने सोशल रिफॉर्म्स लाए और सोशल बदलाव लाए भारत के सिस्टम में ब्रिटिशर्स के शासन के दौरान। As the administrative framework in India was Anglicized, there was a demand for people for knowledge of English. English education became to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavours. इनके सिस्टम और साम्राज्य जो चल रहा था उसकी वजह से ये भी ज़रूरत थी कि भाई हमको नॉलेज चाहिए और इंग्लिश नॉलेज चाहिए। इंग्लिश नॉलेज बढ़ाने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाए। वो क्यों लाए, क्या लाए, अगर आप लॉर्ड मैकॉले के बारे में जानते हो, 8th स्टैंडर्ड में इंग्लिश के चैप्टर में भी उनके बारे में बताया गया है और बाकी सारे चैप्टर्स में प्रीवियस में भी हिस्ट्री में लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो उसको आप प्लीज़ ज़रा रेफ़र कीजिएगा। As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. So मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई चार्ल्स वुड के इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन के बारे में। अ होल क्लास ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से ही इंग्लिश नॉलेज वाले लोग समाज में बढ़ने लग गए। Within the passage of time, this group made demand for social reforms and gave movement to the process of reforms. तो जैसे जैसे समय भी था, इस ग्रुप ने भी सोशल रिफॉर्म, सोशल बदलाव और सोसाइटी में बेटरमेंट हो उसके लिए डिमांड की और धीरे धीरे वो डिमांड्स पूर्ण करती गई ब्रिटिश सरकार। Thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. तो बिज़नेस और व्यापार के अपॉर्चुनिटी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस सर्टन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स। तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, समाज की दृष्टि से, आर्थिक की दृष्टि से काफ़ी सारे अच्छे और बुरे बदलाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में हुए। द कंपनी अडॉप्टेड द पॉलिसीज़ टू मेक इंग्लैंड प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत को गरीब बनाने के नतीजे से ही वो वहाँ आए थे। भारत गरीब भी बना और इंग्लैंड समृद्ध बनता गया, यही उनकी एक स्पेशल पॉलिसी थी। And the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. तो कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए, वो हमारे लिए भी फ़ायदे कारक बना। जैसे मुंबई थाने की रेलवे लाइन, वो हमारे पास आज भी दौड़ती है। फिर रेलवेज आगे डेवलप हुए, पोर्ट्स इंडिया ने डेवलप हुए। तो ये कंक्लूजन था इस चैप्टर का। दोस्तों, इस चैप्टर को फिर से रिव्यू कर लीजिएगा अगर आपको इसको वापस पढ़ना हो तो। डू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान गुनु वाणी एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।